15 साल के देवर ने अपनी भाभी के साथ हलाला किया। मेरे भाई ने गुस्से में अचानक भाभी को तलाक दे दी थी। फिर परेशानी में भाई और भाभी मेरे पास आए। बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने बहुत मुश्किल से हलाले के लिए हामी भर ली। लेकिन रात को जब भाभी के करीब जाने लगा तो भाभी कहती, मेरा नाम कामरान था और मेरा भाई वसीम था। भाई मेरे घर का कफ़ील था और बाबा इस दुनिया में नहीं थे। बाबा के जाने के बाद घर में खामोशी से छा गई थी और सब कुछ वसीम ने संभाला। वसीम ने मुझे पढ़ाया लिखाया और मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। वह मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा था। जब माँ बीमार रहती तो घर के काम रुक जाते और हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी भाई ने ही संभाली। कभी कभार माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती तो भाई रात भर जाग कर माँ के पास बैठता और मेरे लिए खाने पीने का इंतज़ाम करता। घर के माहौल में भाई की मौजूदगी सब कुछ आसान बना देती थी। मैं 6 साल का था जब बाबा दुनिया से चले गए थे और तब से वसीम ने हर मुश्किल में मुझे सहारा दिया। वे सिर्फ भाई नहीं बल्कि मेरे लिए बाबा की जगह भी था। मैं माँ से बातें करता तो कभी कभार डांट पड़ जाती थी और भाई से थोड़ा डर भी लगता था क्योंकि वो मेरे लिए सब कुछ था। वक्त गुजरता गया। मैंने मैट्रिक मुकम्मल कर लिया था और कॉलेज में दाखिला लेना था। भाई ने अभी तक मेरे लिए दाखिला नहीं लिया था क्योंकि घर के हालात और माँ की बीमारी ने सब कुछ सुस्त कर दिया था। इसी दौरान माँ ने कहा कि अब बड़े भाई की शादी कर देते हैं ताकि घर में कोई औरत आ जाए और घर के काम भी हो जाएं। माँ की बात सुनकर मैं खुश हुआ क्योंकि घर में थोड़ी रौनक आ जाती और साथ ही भाई भी खुश रहता। वसीम को एक लड़की पसंद थी जिसका नाम मधिया था। मधिया बहुत खूबसूरत थी और जब भाई ने मुझे बताया कि उसे ये लड़की पसंद है, मैंने फ़ौरन कहा कि मेरी होने वाली भाभी तो बहुत खूबसूरत है। दिल में खुशी सी हुई कि घर में कोई ऐसा आएगा जिससे मैं दिल की बातें कर सकूं क्योंकि माँ से बात करते हुए मैं अक्सर डर जाता और भाई के सामने भी कुछ बात नहीं कर पाता। भाभी को देखने के लिए मैं और माँ गए क्योंकि और कोई नहीं जा सकता था। जब हमने मधिया को पहली बार देखा तो वह वाकई बड़ी प्यारी लग रही थी। हम दोनों को वह पसंद आ गई और माँ ने कहा कि बस अब रिश्ता ले जाते हैं ताकि शादी हो सके। भाई भी खुशी खुशी तैयार हो गया और रिश्ता कबूल कर लिया। उसके बाद शादी की तारीख तय हो गई और घर में शादी की तैयारियों का माहौल बन गया। शादी के दिन घर में बहुत रौनक थी। भाई खुश था, माँ खुश थी और मैं भी खुश था। घर के हर कमरे में सफाई की गई थी और हर तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी। मधिया ने भी सबका दिल जीत लिया और सब लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ़ कर रहे थे। पहली बार मैंने महसूस किया कि घर में कोई ऐसा भी है जिससे मैं बग़ैर डर के बात कर सकूं। शादी के बाद भाभी घर में आ चुकी थी और उनके आने से मैं बड़ा खुश था। वे बड़ी खूबसूरत थी, दुबली पतली थी और भाई से भी उम्र में छोटी लगती थी। उन्होंने कहा कि वे भाई से 5 साल छोटी हैं, यानी वे मेरी उम्र की ही थी। आसपास से थी, मुझसे भी थोड़ी बड़ी होंगी लेकिन ज़्यादा नहीं, इसलिए मैंने उनके साथ खूब दोस्ती हो गई। जब वे किचन में खड़े होकर पहली दफ़ा खीर बना रही थी तो मैं पास से हिल नहीं रहा था, बातें भी कर रहा था, साथ उनको सामान भी ला कर दे रहा था। मैंने उनको अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि मैं अब कॉलेज में दाखिला करवा चुका हूँ, मेरे दोस्त हैं, मैं पढ़ाई करता हूँ, मुझे इस चीज़ का शौक़ है, मुझे ये पसंद है, मुझे वह पसंद है। बातों बातों में खीर भी बन गई और इतनी मज़े की खीर बनी थी कि मैं तो दीवाना हो गया। उसके बाद मैं तो भाभी से ही कहता था मेरे लिए पराठे बनाए। वे पराठे भी बहुत अच्छे बनाती थी। कभी मैं कहता मेरे लिए खाना भी अच्छा सा बना दें। उनके आने से तो मैं भाई से भी ज़्यादा खुश था, लेकिन भाई भी कुछ कम खुश नहीं थे। भाई को भी मैंने पहली दफ़ा बहुत खुश और हंसते मुस्कुराते हुए देखा था। वे भाभी से के साथ बाहर भी जाते थे, घर में भी आजकल जल्दी आ जाते थे। पहले तो रात को घर ही नहीं आते थे, 2 बजे वापस आते थे, दोस्तों के पास बैठ जाते थे। लेकिन अब पता था कि बीवी है घर में और वह भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत, तो 8 बजे ही घर में आ जाते थे। फिर भाभी के साथ कभी कभार बाहर चले जाते तो कभी घर में ही होते थे। भाभी और मैं कभी कभी बाहर लॉन्च में बैठकर खौफनाक फिल्में देखा करते थे। भाई को खौफनाक फिल्में देखने का कोई शौक़ नहीं था, लेकिन मुझे और भाभी को इत्तेफाक से ज़्यादा ही शौक़ था। मैं चुन चुन के खौफनाक फिल्में लाता और मैं और भाभी बैठकर देखते और साथ बहुत सी किस्म की चीज़ें भी खाते पीते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि हमने खौफनाक फिल्म देखी तो हमें
में कुछ मज़ा नहीं आया, क्योंकि हर खौफनाक फ़िल्म अच्छी नहीं होती। उन्होंने पूरी फ़िल्म में सिर्फ सस्पेंस दिखाया, आखिर में भी चुड़ैल की शक्ल सही तरह से नहीं दिखाई और फ़िल्म ख़त्म हो गई। मेरी भाभी ने कहा कि कामरान बिल्कुल मज़ा नहीं आया, टाइम भी ज़ाया हुआ, खाने पीने की चीज़ें भी ख़त्म हो गई हैं और तुम्हारे भाई ने भी देर से आना है, मैं तो बोर हो जाऊँगी। मैंने कहा कि आप फ़िक्र ना करें, मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया और एक और फ़िल्म लगा दी। मैंने कहा कि ये फ़िल्म देखते हैं, ये बहुत अच्छी है। भाभी ने कहा कि यह तो देर से ख़त्म होगी, इतने में तुम्हारे भाई आ जाएंगे। तो वह कहने लगा कि कोई बात नहीं, भाई को कहेंगे थोड़ी देर आप मुंह हाथ धो लें, इतने में फ़िल्म ख़त्म हो जाएगी। 1-1.5 घंटे की तो फ़िल्म है। वह भी मान गए। मैंने पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर दिया। हम बैठ के पिज़्ज़ा खा रहे थे और फ़िल्म देख रहे थे। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, लेकिन पता ही नहीं चला कि कब हम लोग सो गए। और जब भाई घर आए तो उन्होंने ये मंज़र देखा कि सोफ़े पर मैं बैठा था और भाभी का सर मेरे कंधे पर और हम दोनों सो रहे थे। भाभी भी फुल नींद में थी। भाई ने भी भाभी को जगाया और कहा कि ये क्या कर रही हो। मैं भी जाग गया, लेकिन मैंने आँख नहीं खोली क्योंकि मैं भाई से डर गया। भाभी कहने लगी, ओह हम तो फ़िल्म देख रहे थे, पता ही नहीं चला कब सो गई। कहने लगे कि चलो उठो, कमरे में चलो। वह उनको कमरे में ले गए। मुझे ऐसा लगा कि गुस्से से गए हैं। मैं उनके कमरे के बाहर खड़ा हो गया बातें सुनने के लिए। वे कहने लगे कि ये क्या बात है, देखो तुम ऐसे उसके कंधे पर सर रख के सो रही थी, भाई नहीं है, वह तुम्हारा देवर है। वे कहने लगी, मुझे पता है, बस नींद आ गई थी, टाइम ज़्यादा हो गया था, हमने पिज़्ज़ा खाया था, खाना खाने के बाद वैसे ही नींद आ जाती है, पता ही नहीं चला हम दोनों कब सो गए। मेरे भाई ने भाभी से कहा कि दोबारा इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए, ज़रा एहतियात किया करो। लेकिन मुझे भाई की ये बात समझ नहीं आई कि एहतियात से क्या मतलब होता है। सुबह मैंने यही बात अपने एक दोस्त को बता दी, जो मेरा दोस्त भी था और मेरा कज़िन भी था, और हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक ही क्लास भी थे। उसने कहा कि बिल्कुल सही कहा हमारे भाई ने, देखो अजीब लगता है। मैंने कहा कि क्या अजीब लगता है, भाभी है मेरी, घर में रहती हैं, हम लोग फैमिली मेम्बर्स हैं। उसने कहा कि तुम्हारी उम्र ज़रूर कम है, लेकिन तुम देवर हो, देवर भाभी का रिश्ता आग पानी का रिश्ता होता है। मैंने कहा कि आग पानी का रिश्ता, ये क्या बात हुई। उसने मुझे कहा कि मैं तुझे ना एक फ़िल्म भेजूँगा तो उसका लिंक खोल के देख लेना, तुझे पता चल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। उसने रात को मुझे एक छोटी सी फ़िल्म भेजी, जो शॉर्ट फ़िल्म थी, जिस पे लिखा था देवर भाभी का प्यार। और जब मैंने वो फ़िल्म देखी तो मुझे बड़ा अजीब लगा। उसकी कहानी ये थी कि इसमें जो शौहर होता है वह अच्छा नहीं होता, लड़की से मोहब्बत नहीं करता, बूढ़ा होता है, तो वह जवान देवर के साथ चक्कर चला लेती है और आखिर पे शौहर को पता चल जाता है, लेकिन वह आखिर पे देवर के साथ ही जाती है। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने तो इससे पहले कभी सोचा भी नहीं था कि देवर भाभी का रिश्ता ऐसा भी हो सकता है। फिर मैंने गूगल पर सर्च करना शुरू कर दिया। उस पर लिखा था कि हाँ, देवर भाभी का रिश्ता रिश्ता है, मामूल नहीं, और उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, बल्कि पर्दा भी करना चाहिए। अगर कोई औरत करती है तो अच्छी बात है। और यह भी लिखा था कि अगर शौहर इस दुनिया से चला जाए तो देवर के साथ निकाह हो सकता है। मुझे पता तो सारा चल गया, लेकिन मैं ज़्यादा संजीदा नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी। मुझे पता था, लेकिन पता नहीं भाई ने क्यों भाभी को डांट दिया, क्योंकि उसके बाद से भाभी मेरे साथ फ़िल्म देखने के लिए बैठ ही नहीं रही थी। वे कह रही थी कि मेरा मूड नहीं है, मुझे काम है, मुझे नींद आ रही है। लगता है भाई ने उनको मना कर दिया था, और मेरा इकलौता दुख यही था कि कोई मिला था मुझे साथ बैठ के खौफनाक फ़िल्में देखने के लिए, और भाभी अब मेरे साथ नहीं बैठ रही, क्योंकि भाई ने उनको मना कर दिया है। अच्छा भला मज़ा आ रहा था, अच्छी भली रौनक लग रही थी। माँ तो मेरे साथ बैठ के देख नहीं सकती थी, और अकेले खौफनाक फ़िल्म देखना भी कोई इतनी आसान बात नहीं होती। बंदा डर जाता है, लेकिन किसी के साथ देखो तो मज़ा आता है। खैर, मैंने कहा चलो अब क्या कर सकते हैं। शादी के शुरू में भाई और भाभी बहुत खुश थे। घर में खुशी की फ़िज़ा थी और हर तरफ हंसी सुनाई देती थी। भाई वसीम भाभी के लिए बहुत मोहब्बत महसूस करता था, और भाभी भी भाई की बातें सुनकर खुश होती थी। मैं अक्सर उनके करीब बैठकर ये सब देखता और दिल ही दिल में खुश होता कि घर में मोहब्बत और हुंदाजारी की फ़िज़ा कायम है। लेकिन वक्त के साथ चीज़ें बदलने लगी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, भाई में एक शक की मिजाज पैदा होना शुरू हुआ। ये सब भाभी की खूबसूरती की वजह से था। वे बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और हर किसी की तवज्जो उसकी तरफ जाती थी। भाई ने महसूस किया कि लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, और शायद उसको हसद भी होने लगा। पहली बार मुझे ऐसा लगने लगा कि भाई के चेहरे पर वही सख्ती और इस्तराब है जो पहले कभी नहीं देखा था। एक दिन सुबह की बात है कि दूध वाला दूध देने आया। मैं अभी नींद से जागा था कि घर में कुछ शोर हो रहा था। मैंने सुना कि भाई और भाभी के दरमियान ज़ोरों शोरों से बात हो रही है। मैं फ़ौरन उठा और देखा
کہ بھائی بھابھی سے کچھ کہہ رہا تھا اور بھابھی اسے سمجھا رہی تھی۔ بھائی نے بھابھی سے کہا کہ تم دودھ لینے کے لیے کیوں گئی ہو، وہ بھی بغیر سر پر دوپٹہ کیے۔ بھابھی کہہ رہی تھی کہ میرے سر پر دوپٹہ تھا لیکن وہ پھسل گیا تھا کیونکہ میں دودھ کو دیگچی ہاتھ میں پکڑ کر لے جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ بھابھی دونوں ہاتھوں سے دیگچی پکڑے ہوئے تھی، اس لیے دوپٹہ صحیح طرح نہیں رہ سکا تھا۔ بھائی اس بات پر بہت غصے میں تھا، وہ بوال کر رہا تھا اور بھابھی روتی رہی۔ ماں بھی آئی اور سمجھانے لگی کہ کیا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن بھائی کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ بھابھی کا موڈ خراب ہو گیا اور وہ دن بھر خاموش رہی۔ اس کے بعد بھائی نے دودھ والی کو گھر سے ہٹا دیا اور خود ڈبے کا دودھ لانے لگے۔ ماں کو ڈبے کا دودھ پسند نہیں تھا تو پھر وہ کام میرے اوپر آ گیا، مجھے جا کر ڈیری فارم سے ماں کے لیے دودھ لانا پڑتا تھا۔ یہ صرف ایک واقعہ تھا جس کے بعد بھائی کی شک کی مزاجی شروع ہوئی۔ اس کے بعد وہ ہر چھوٹی بات پر بھابھی پر شک کرنے لگا۔ کبھی وہ کہیں جاتی تو بھابھی کو ساتھ نہ لے جاتے اور کبھی بھابھی کو کہتے کہ تم گھر پر بیٹھو۔ کبھی کبھار وہ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں پھنس جاتے، جیسے کھانے کے وقت یا کسی معمولی بات پر۔ بھائی کا غصہ بھابھی پر نکل آتا۔ ایک دن بھائی نے برقع خرید لیا اور سب کے سامنے کہا کہ آج کے بعد جب بھی تم میرے ساتھ جاؤ گی تو برقع پہننا ہوگا۔ ہمارے خاندان میں برقعے کا کوئی خاص رواج نہیں تھا، لیکن بھائی نے یہ بات سب کے سامنے رکھی کہ یہ ضروری ہے۔ بھابھی نے پہلی بار کچھ نہیں کہا اور چپ ہو گئی۔ بھائی نے کہا کہ ایسے بھی شوہر ہیں جو اپنی بیویوں کو سجا سنوار کے شو پیس میں لے جاتے ہیں، اور میں تمہیں پردہ کروا رہا ہوں تو میں برا نہیں ہوں۔ بھابھی نے کچھ نہیں کہا، بس خاموش رہ گئی۔ بھابھی کو برقع پہننے میں مشکل ہوتی تھی، کبھی گرمی بہت ہوتی تو پسینے سے کپڑا چپک جاتا اور کبھی چلنے پھرنے میں رکاوٹ آتی، پھر بھی وہ چپ رہتی اور برقع پہننے میں نرمی دکھاتی۔ اس کے باوجود بھائی دن پہ دن شک کی مزاج بنتا جا رہا تھا۔ وہ ہر بات پر بھابھی کے رویے کا تنزیہ کرتا اور کبھی کبھار چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی بنا دیتا۔ میں اکثر یہ سب دیکھ کر حیران ہوتا کہ بھائی اتنا شکی کیوں ہو گیا۔ بھابھی کی ہر حرکت میں وہ کچھ نہ کچھ دیکھنے کی کوشش کرتا۔ کبھی بھابھی کے دوست یا کسی نے سلام کیا تو بھائی کا چہرہ سخت ہو جاتا، کبھی گھر کے کاموں میں دیر ہو جاتی تو بھائی شک کرنے لگتا۔ بھابھی کو سمجھانا مشکل تھا کیونکہ بھائی کی باتیں بہت زور سے کہی جاتی تھیں اور بھابھی خاموش رہ کر معاملہ نپٹانے کی کوشش کرتی۔ شادی کے پہلے مہینے میں ہی یہ سب شروع ہو گیا تھا۔ بھائی کا شکی مزاج اور بھابھی کی خاموشی دونوں کے درمیان ایک تناؤ پیدا کر دیا تھا۔ گھر کی فضا پہلے کی طرح خوشگوار نہیں رہی تھی۔ میں بھی اکثر دل ہی دل میں سوچتا کہ یہ سب کب ختم ہوگا اور کب بھائی معمول پر آئے گا، لیکن کوئی بات سب کے لیے مشکل تھی۔ ماں بھی بار بار بھائی کو سمجھاتی مگر وہ اپنی بات پر قائم رہتا۔ بھابھی خاموش رہتی اور اپنے آپ کو قابو میں رکھتی۔ وقت گزرتا گیا اور یہ معمول بن گیا، ہر دن ایک نیا جھگڑا، ہر دن ایک نئی وجہ اور ہر دن بھابھی کی خاموشی۔ بھائی کی شک کی مزاجی میں اضافہ ہوتا گیا اور بھابھی ان کے سامنے برداشت کرتی رہی۔ کبھی کبھار میں خود بھی ڈرتا کہ کسی چھوٹی بات پر کیا ہو جائے گا۔ گھر کی ہر معمولی چیز میں ایک کشیدگی آ گئی تھی، دودھ سے لے کر برقعے تک، ہر کام میں بھائی کی شک کی بھری نگاہیں بھابھی پر رہتی تھی۔ میں اکثر سوچتا کہ وہ دن کب آئے گا جب سب کچھ پہلے کی طرح خوشگوار اور پرسکون ہوگا، لیکن فی الحال ہمیں بس اسی ماحول میں جی لینا پڑ رہا تھا۔ بھابھی کی خاموشی اور بھائی کی شک کی مزاجی ایک حقیقت بن گئی تھی اور گھر کا ہر فرد اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال رہا تھا۔ اس کے بعد بھائی اور بھابھی کے جھگڑے دن پہ دن بڑھتے لگے۔ ان کے کمرے سے ہمیشہ جھگڑنے کی آوازیں سنائی دیتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی میں کان کھڑے کر کے سنتا کہ بھائی کس سختی سے بول رہا ہے اور بھابھی کس طرح جواب دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جس لڑکی کو بھائی خود پسند کر کے لایا ہے اسی کے ساتھ وہ جھگڑا کیوں کرتا ہے۔ شروع میں مجھے اور ماں کو یہی لگتا تھا کہ بھابھی بیچاری معصوم ہے اور بھائی غصے والا ہے۔ بھابھی خاموش رہتی اور بس بھائی کے غصے کو سہتی، لیکن وقت کے ساتھ ایک دن میں نے سنا کہ بھابھی بھی فل ٹکا ٹکا کے جواب دے رہی تھی۔ پہلے جو صبر کرتی تھی اب اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ شاید وہ دن تھا جب وہ محسوس کر رہی تھی کہ اب اور برداشت نہیں ہو سکتا۔ اس دن کے بعد دونوں کے درمیان جھگڑے اور شدت اختیار کرنے لگے۔ اتنے میں ماں نے بتایا کہ کچھ رشتہ داروں کی شادی گاؤں میں ہے۔ ماں نے کہا کہ وہ گاؤں جا رہی ہیں اور بھابھی کو سمجھا کر گئی ہیں کہ بیٹا پریشان نہ ہونا، جھگڑے نہیں کرنا۔ ماں نے خاص طور پر کہا کہ گھر تمہارے حوالے ہے اور تم دونوں میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، اس معاملے میں مجھے بھی کچھ نہیں کہنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اور ماں گاؤں چلی گئی۔ اب گھر میں صرف ہم تینوں ہی رہ گئے تھے۔ صبح میں کالج جاتا اور دوپہر تک واپس آتا۔
भाई रात को आते और भाभी खाना बना कर दे देती। उसके बाद वह अपने कमरे में बैठ जाती और बाहर कम ही आती। मैं अक्सर सोचता कि किस तरह उनको नॉर्मल किया जाए, उनको बुलाया जाए, बात की जाए ताकि झगड़ा कम हो। मैंने कई बार कोशिश की, गोलगप्पे लाया जो उनको पसंद थे, लेकिन वे वही बड़े रह गए, उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। मैंने फ़िल्म लगाई ताकि माहौल खुशगवार हो जाए, लेकिन वे फ़िल्म भी नहीं देखी। मैं ये देखकर बहुत उदास हो गया कि भाभी आजकल किस तरह गम की तस्वीर बन के रह गई हैं। कोई भी चीज़ उनको खुशी नहीं दे रही है। मैं सोचता रहा कि जब भाभी आई थी तो कितनी खुशी से भरी हुई थी, जिंदा दिल थी, हर बात पर हंसती थी, घर की रौनक थी। लेकिन भाई ने झगड़ झगड़ कर लगता है उनका दिल ही मार दिया था। अब घर की फिजा खामोश और दुबली सी रह गई थी। मैं हर रोज़ सोचता कि कब ये सब पहले की तरह खुशगवार हो जाएगा। भाभी की खामोशी और उदासी हर चीज़ में महसूस होती थी। मैं अक्सर अपने आप से कहता था कि अगर मैं कुछ कर सकूं तो ये दोनों वापस अपने पुराने दिनों की तरह हंस सकें, लेकिन अभी के लिए कुछ भी मौसूर नहीं लग रहा था। 2-4 दिन से घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ना भाई ने ज़ोर से बात की, ना भाभी की आवाज़ आई। मैं सोचता रहा कि शुक्र है आज कम से कम कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे उदासी और बेचैनी महसूस हो रही थी। मुझे नहीं पता था कि ये लड़ाई झगड़ों की वजह क्या है और ये सब कैसे शुरू हुआ। मैं बस अपनी मामूल की ज़िंदगी में मसरूफ़ था। कॉलेज जाता और दोपहर तक वापस आता। घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। एक दिन रात का वक्त था, मैं अपने कमरे में बैठा कुछ पढ़ रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंक गया, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। जितनी भी खौफनाक फिल्में मैंने देखी थी उन सब की याद आ गई। दिल में सोचा शायद कोई घर में आ गया हो या कोई ख़तरा हो। मैं हल्के से कदमों से दरवाजे की तरफ गया और दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर भाई खड़ा था, लेकिन वह भी किसी जिन से कम नहीं लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, पसीना उसके चेहरे पर टपक रहा था, हाथ पाँव काँप रहे थे। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। उसने ज़ोर से कहा, कामरान मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी, नहीं तो वह मुझे छोड़ कर चली जाएगी। उसे रोक ले, उसे रोक ले। मैं थोड़ा घबरा गया और कहा, कौन चला जाएगा? उसने बेचारी से कहा, बस तू चल। मैं उसकी तरफ बढ़ा तो देखा कि भाभी रो रही थी और सामान पैक कर रही थी। उसके चेहरे पर गुस्से और खौफ के निशानात थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने चीख कर कहा, मैं जा रही हूँ। मैं फ़ौरन आगे बढ़ा, उसे पकड़ने की कोशिश की। नहीं भाभी, आप नहीं जाएं, ये आपका घर है, आप ऐसे नहीं जा सकती। अम्मी भी घर पर नहीं है, वे परेशान हो जाएंगी। क्या हुआ, कोई झगड़ा है, मुझे बताएं। मैं बार बार भाभी से बात कर रहा था, छोड़कर नहीं जाएं, छोड़कर नहीं जाएं, लेकिन भाभी ने ज़ोर से चिल्लाया, तुम्हारे भाई ने मुझे तलाक दे दी है और अब मैं नहीं रुकूंगी एक पल भी नहीं। ये सुनकर मेरा दिल अचानक धड़कना बंद सा हो गया। मैं हैरान रह गया कि ये सब कैसे मुमकिन हो गया। भाभी ने अपना बैग उठाया और जाने की कोशिश की। मैंने फ़ौरन हाथ बढ़ाया, लेकिन भाई ने उसे उठाकर बिस्तर पर रख दिया। मैंने उसे घूरते हुए पूछा, ये आपने क्या किया? भाई ने सर झुकाया और थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, यह दवाई है जिसका इस्तेमाल मैं काम पर देखता हूँ, इससे बंदा बेहोश हो जाता है। अगर ये जाने देती तो बहुत बड़ा मसला बन जाता। मैंने गुस्से और हैरानी के मिले जुले एहसास के साथ कहा, मसला तो पहले ही बन गया, आपने तलाक दे दी है, अब वो यहाँ रहकर क्या करेंगी? भाई ने आहिस्तगी से कहा, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं इसे जाने नहीं दूंगा, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। मैंने फ़ौरन पूछा, मोहब्बत करते हैं तो फिर तलाक क्यों दी? अब तो तलाक हो गई है। उसने मुझे घूरते हुए कहा, कोई तो हल होगा, तुम्हें नहीं पता, हलाला हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने पूछा, हलाला कौन करेगा? उसने गुस्से में कहा, तो वह भी चुप कर जाओ, किसी को यह बात ना बताना। मैं और भाई दोनों सुबह तक सोचते रहे कि क्या करना है, कोई हल निकालना है, ये सब कुछ यूं ही रह जाएगा। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ, ये सब किस तरफ बढ़ गया। मैंने आखिरकार भाई से पूछा, ये सब कुछ हुआ क्यों? आखिर बात इस हद तक कैसे पहुंच गई? भाई ने सर झुकाकर कहा, इससे पहले मेरा किसी लड़की के साथ ताल्लुक़ था, उसके बारे में तुम्हारी भाभी को पता चल गया। मैंने हैरानी से कहा, वाह, फिर तो ये सब आपकी गलती है। उसने गुस्से से कहा, अब मुझे मेरी गलतियाँ ना बता, दफ़ा हो जा। मैं खामोश हो गया और वह अपने कमरे में चला गया। मैं बैठा सोचने लगा, दिल भारी था और जहन में हज़ारों सवालात थे। अब आगे क्या होगा, यह सब कैसे ख़त्म होगा, भाई की हालत क्या होगी और भाभी की सोच कहाँ जा रही है? घर में एक अजीब सा खौफ और बेचैनी छा गई थी। हर कमरे की खामोशी, हर चीज़ की उदासी, हर लम्हे की तन्हाई महसूस हो रही थी। मैं सोच रहा था कि शायद ये रात सबसे लंबी रात है जो कभी ना गुजरे। भाभी जब होश में आई तो उनका गुस्सा किसी हद से बढ़ गया था। आंखें सुर्ख थी और चेहरे पर गुस्से के निशानात वास थे। वो फ़ौरन भाई की तरफ देखी और चिल्लाई, तुम
मुझ पर हराम हो चुके हो, मैं तुम पर हराम हो गई हूँ, मुझे जाने दो। मैंने उनकी बातें सुनी और दिल दहल गया। मैंने कभी भाभी को इतना गुस्से में नहीं देखा था। वे अपने गुस्से और मायूसी में एक लम्हे के लिए बिल्कुल खामोश हो गई, लेकिन फिर दोबारा बोल उठी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे जाने दो। भाई ने उन्हें फ़ौरन रोकने की कोशिश की। वे नरम लहजे में कह रहा था, हलाला कर लेंगे, मुझे एक आखिरी मौका दे दो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। भाभी ने उनकी तरफ देखते हुए कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंखें झुकाई और खामोश रही। पूरे दिन भाई ने भाभी को मनाने की कोशिश की। शाम तक वो मुसलसल उनके पास रहा, उनके पास बैठा और हर मुमकिन तरीके से उन्हें राज़ी करने की कोशिश करता रहा। भाभी के लिए बाहर से खाना मंगवाया और उनके लिए गरम गरम खाना ले आया। भाभी को खिलाने के बाद भाई ने खुद भी बैठकर खाना खाया। ये सब कुछ ऐसे किया कि भाभी की नाराज़गी कम हो, लेकिन गुस्सा और मायूसी अभी भी दिल में छुपी हुई थी। कुछ देर के बाद वे दोनों इसी नतीजे पर पहुंच गए कि हलाला ही एक हल है। भाई ने नरम लहजे में कहा कि ये सब कुछ ख़त्म कर देगा और फिर सब कुछ मामूल पर आ जाएगा। लेकिन इस बात के बाद रात को भाई मेरे कमरे में आए। उनका चेहरा संजीदा था, आंखों में बेचैनी और इस तरह अब साफ नज़र आ रहा था। उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, कामरान तुम मदद करो हलाला करने में। मैं चौंक गया और हैरानी से पूछा, मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? भाई ने अपनी तरफ देखा, थोड़ी देर खामोश रहे और फिर आहिस्ता से कहा, अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। मदीहा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मैं उसकी किसी और आदमी से शादी करवाऊँ तो वह तलाक कभी नहीं लेगी और मैं बस देखता रह जाऊँगा, लेकिन मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ मेरे भाई, मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, भाभी मान जाएंगी तो उससे बीच में रोक दिया। वो क्या करे, अब बेचारी बस मुसीबत में फंस गई है, मैं उसे मनाऊँगा और तुम बताओ। मैं सोच में पड़ गया, दिल में हैरत और खौफ के मिले जुले जज्बात थे। मैंने कहा, मैं तो क्या कह सकता हूँ, मैं तो आपका भाई हूँ, अगर इससे आपका घर ठीक होता है तो मुझे कोई मसला नहीं, मैं भी मान गया। भाई ने मेरी बात सुनी और सर हिलाया, आंखों में एक अजीब सा सुकून आया। वो जान गए कि कम से कम किसी पर भरोसा कर सकते हो और ये मसला हल होने का रास्ता मिल गया। घर में रात का माहौल खामोश था, लेकिन इस खामोशी में एक अजीब सा दबाव छुपा हुआ था। मैं बैठा सोच रहा था कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ और आगे क्या होने वाला है। एक बात बहुत अजीब थी कि भाभी ने जो भी हालात का सामना किया वे बहुत आसानी से मान गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे इतनी जल्दी किसी फैसले के लिए राज़ी हो जाएंगी। मुझे याद है हम लोग अक्सर साथ बैठकर बातें करते, कभी कभी हंसते, कभी मज़े करते, ऐसे लम्हे जो अब सिर्फ याद रह गए हैं। भाभी मेरे लिए बहन की तरह थी, उनके साथ बैठना, बातें करना, हंसना, ये सब कुछ दिल को सुकून देता था। मैं अक्सर सोचता था कि अगर यह सब कुछ नहीं होता तो शायद हम सबकी ज़िंदगी कितनी खुशगवार रहती। मुझे लगा था कि भाभी इनकार कर देंगी, इसलिए मैंने हाँ कहा था। मैं अपने भाई की नज़र में बुरा नहीं बनना चाहता था। मुझे डर था कि अगर मैंने इनकार किया तो भाई नाराज़ हो जाएंगे और फिर घर का माहौल मज़ीद ख़राब हो जाएगा। लेकिन मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि भाभी फ़ौरन और आसानी से राज़ी हो गई। अगले ही दिन भाई ने मौलवी साहब को बुला लिया और सारा इंतज़ाम कर दिया। भाई ने मुझे बहुत संजीदगी से कहा, तुम 3 दिन के बाद अपनी भाभी को मेरे सामने बिठाकर उसे बोलकर तलाक दे देना ताकि मैं भी गवाह बन जाऊं। मैं इस बात को सुनते हुए अंदर ही अंदर खौफज़दा और दुखी हो गया। मैं जानता था कि भाई जो कह रहा है वह गैर शरई है, इद्दत पूरी नहीं हुई थी, लेकिन वह अगले दिन भाभी का निकाह करवा रहा था और फिर 3 दिन बाद वो उन्हें दोबारा तलाक देकर उसी दिन भाभी से दोबारा निकाह करना चाहता था। भाई ने ये सब कुछ मुझे तफसील से बताया और मैं बस हैरान रह गया। निकाह के दिन जब सब इंतज़ामात मुकम्मल हो गए और सब लोग घर में मौजूद थे, भाई ने मुझे कहा, तुम चले जाओ, कमरे में जाओ। मैं अपने कमरे में चला गया। दिल भारी और दिमाग में सवालात के बादल थे। मेरे लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना इंतहाई मुश्किल था। मैं बैठा सोच रहा था कि भाई के फैसले किस हद तक गलत और ख़तरनाक हैं। मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था और आखिर ये सब क्यों हो रहा है। कमरे में बैठा मैंने भाभी की तरफ देखा। वो मेरी शक्ल देखकर खामोश रही, आंखों में गुस्से के साथ दुख भी था। उसने आहिस्ता से कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, अपने भाई जैसा ना बनना। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बन तो गया हूँ अपने भाई जैसा। भाभी ने सर हिलाकर कहा, नहीं, तुम वैसे कभी नहीं बनोगे। मैं समझ नहीं पाया कि वे क्या कहना चाहती हैं। उस लम्हे घर में खामोशी छाई हुई थी। माँ भी घर नहीं थी, इसलिए कोई ना था जो ये सब कुछ रोक सके। मैं जानता था कि अगर माँ मौजूद होती तो शायद ये सब कुछ कभी ना होता। मैंने आहिस्ता से कहा, आपको पता है ना हमें ये सब कैसे करना है? भाभी ने थोड़ी देर सोचकर कहा, हाँ, लेकिन पहले मुझे वो पानी का गिलास पकड़ा दो। मैंने उन्हें पानी का गिलास पकड़ा दिया।
मुंह दूसरी तरफ था और मैंने नहीं सोचा था कि अगले लम्हे क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद भाभी की तबीयत ख़राब हो गई, वो अचानक बेहोश हो गई और मैं घबरा कर भागा। मैंने फ़ौरन उन्हें उठाया और अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने आहिस्ता से मेरी तरफ देखा और कहा, ये इस दुनिया से जा चुकी हैं। मैं और भाई दोनों हैरान और गमज़दा हो गए। भाभी ने अपनी ज़िंदगी खुद ख़त्म कर दी थी। मैं बैठा दिल में गहरा ख़याल महसूस कर रहा था। भाभी जो महीनों से भाई के टॉर्चर, रोज़ की लड़ाइयाँ, रोज़ के झगड़े और फिर तलाक और फिर हलाले के मंसूबे का सामना कर रही थी, आखिरकार बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैं अचानक सब कुछ समझ गया कि क्यों वे इतनी आसानी से मान गई थी। उनका प्लान ही ये था कि वे सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगी बल्कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देंगी, और उन्होंने ऐसा ही किया। भाई की आंखें नम हो गई। मैं हाथ में कुछ नहीं पकड़े थे, बस खामोश बैठा रह गया था। मैं देख रहा था कि कैसे एक शख्स की अना और गुस्सा किसी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। भाभी सिर्फ 21 साल की थी और शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। माँ जब घर आई तो उनके लिए भी क़यामत टूटी। वो अपनी आंखों से ये सब कुछ देखकर बेहद दुखी और हैरान रह गईं। भाई ने बस चुप हो जाना बेहतर समझा। वह दिन और रात एक जैसे थे। घर की हर चीज़ में गम और सुकून की कमी महसूस हो रही थी। मैं भी अपनी एक अच्छी दोस्त और भाभी को जो खो चुका था। भाई के गुस्से और अना ने भाभी की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दी थी। मैं हर लम्हा सोचता रहता कि अगर हालात मुख्तलिफ होते, अगर भाई अपने गुस्से पर काबू पाता और माँ घर में होती, तो शायद ये सब कुछ ना होता। लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मैं अक्सर बैठकर सोचता कि भाभी कितनी खुश मिजाज और ज़िंदा दिल लड़की थी। घर में उनके आने से जो खुशी की लहर उठी थी, वह अभी भी सिर्फ यादों में रह गई थी। हर गोशा, हर लम्हा, हर चीज़ हर सुनसान और उदास लगती थी। उनके हंसने की आवाज़, उनके बात करने का अंदाज़, सब कुछ अब गायब सा हो गया था। मैं भाई की तरफ देखता और सोचता कि वह जो भी कर रहा था वो किस हद तक खतरनाक और तबाहकुन था। वो कहता था कि मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मोहब्बत के नाम पर जो कुछ किया उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। घर की दीवारें अब खामोश हैं। किसी की हंसी, किसी की आवाज़, किसी की खुशी, सब कुछ ख़त्म हो गया। रात के वक्त जब मैं अपने कमरे में बैठता तो अक्सर भाभी के चेहरे को याद करता। वो किस तरह हंसती, बातें करती और हमारे साथ वक्त गुजारती थी, लेकिन अब सिर्फ वह यादों में रह गई। मैं दिल ही दिल में सोचता कि अगर हालात मुख्तलिफ होते, अगर भाई कुछ और सोचता, शायद आज वे ज़िंदा होती। भाई भी अब चुप रहने लगा था। कभी कभी मैं उसे देखता तो वह भी अपनी गलती और नताइज की शिद्दत में दबका रहता। हम दोनों, मैं और भाई, अपने गुनाहों और फैसलों के असरात में फंस गए थे। एक तरफ भाभी की याद और उसकी जान की कमी, दूसरी तरफ भाई की अना और गुस्से का साया। मैं दिल ही दिल में दुआ करता था कि काश वक्त वापस पलट जाता, काश हम सबको दुरुस्त कर सकते। लेकिन ज़िंदगी में हमें ये सबक दिया कि कुछ चीज़ें वापस नहीं लाई जा सकती। भाभी की मौत, भाई का खामोश रहना और घर का सुनसान माहौल, सब कुछ एक हकीकत बन गए थे। अब घर में हर चीज़ खामोश, हर लम्हा दबा हुआ, हर कमरा उदास। मैं अक्सर बैठकर सोचता कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ और इंसान की अना और गुस्सा किसी की पूरी ज़िंदगी को किस तरह तबाह कर सकता है। मैंने अपनी भाभी, अपनी दोस्त, अपनी खुशी, सब कुछ खो दिया। हर दिन की याद और हर लम्हे का गम दिल के अंदर एक गहरा ज़ख्म बन गया। आज भी मैं याद करता हूँ तो मुझे भाभी का चेहरा याद आ जाता है। इतनी खुशी थी वे जब उनकी शादी हुई थी, ज़िंदा दिल, हंसने मुस्कुराने वाली, छोटी छोटी बातों पर खुश होने वाली, और भाई ने उनको किस मकाम पर लाकर छोड़ा था। ये सब कुछ भाई की वजह से हुआ था और भाई ने आखिरकार में सवाल ज़रूर होगा, और वह इसके बाद कभी खुश नहीं रहे। काफ़ी साल गुजर गए, भाई ने शादी का नाम भी नहीं लिया, बस पैसा कमाने की मशीन बने हुए थे। अब तो मेरी शादी होने वाली है, लेकिन भाई वैसे के वैसे हैं। शायद उनको भी पता है कि उन्होंने बहुत बुरा किया है, इसलिए ख़ुद को सज़ा दे रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।